श्री केवल प्रसाद सिंघल, नागरिक उड्डयन मंत्री। श्रीमती उनका निधन 55 वर्ष की अल्प आयु में 3 जून 2005 को बिहार की राजधानी पटना। श्रीमान, मैं आपके और सदन के नेता द्वारा यह बताने की कृपया करेंगे कब क्या बिहार में एक और बाढ़ और दूसरी ओर सुखाड़ की स्थिति में खासकर मुजफ्फरपुर जैसे बाढ़ वाले क्षेत्र में उपभोक्ता केवल 1000 टन ही आवंटन किया गया है, जबकि 8000 टन के केंद्र सरकार ने निर्णय लिया था। इस संबंध में राज्य सरकार और साथ ही जनता की काफी शिकायत आई है। यदि हाँ, तो संबंध में सरकार तत्काल 6000 टन अनाज देने के संबंध में राज्य सरकार को का आश्वासन। माननीय सांसद महोदय को यह बताना चाहता हूँ कि जी हाँ, इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जांच पड़ताल और हो गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, में आपने जो समस्तीपुर गोडाउन का 1000 टन गेहूं जो बिचौलियों के हाथ से पकड़ा गया है, माननीय मंत्री महोदय का उसके लिए क्या कहना है? आप अपने सभी प्रश्नों को रखेंगे, हम बारी बारी से सबका जवाब देंगे। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय जी से यह जानने की कृपा करूंगा कि इन्होंने जो सदन को गुमराह कर रहे हैं और साथ में हमारे अध्यक्ष भाई मेरे बातों को सुने। इन्होंने भारतवासियों के साथ उनकी भावनाओं का खिलवाड़ किया है, उन्हें भूखे हालत में छोड़ के अपने गलतियों पे इन्होंने सोच रखे हैं। श्रीमान, केंद्र सरकार अपने आश्वासन के अनुसार 1500 टन अनाज राज्य को उपलब्ध कर देना है, जिसका मैचिंग ग्रांट अभी तक राज्य सरकार ने केंद्र। श्री विकास नारायण। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता दूं कि मैं राज्य सरकार से प्रारंभ में उच्च स्तरीय बातचीत में यह निर्णय लिया गया और यह निश्चित रूप से बात हुई थी और जो खुद भूखा है वो भूखों की कैसे मिटाएगा। श्री दीपक चटर्जी। अध्यक्ष महोदय, अगर 1000 टन उपलब्ध करा दिया गया तो मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि योजना चला कहां गया? क्या वह अनाज इनके दिन से लेकर राशन दुकान तक राज्य सरकार की है, केंद्र सरकार की नहीं। इससे संबंधित राज्य सरकार अपने अनुसार जरूरत को देखकर संबंध में बदलाव लाने की सोच बना रही है। गृह आतंकवाद से आतंकवाद से लड़ने के लिए, खासकर कश्मीर और बांग्लादेश जैसे घुसपैठियों से निपटने के लिए क्या हमारी सरकार पिछली सरकार द्वारा लगाए गए कोटा कानून को सदन को अपने माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने सन 1999 ईस्वी के बाद से आतंकवादी गतिविधियों को देखते हुए हमारी विदेश नीति में व्यापक परिवर्तन, तो उसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। कश्मीर जैसे राज्यों में जो आतंकवाद से ज्यादा प्रभावित है, अध्यक्ष महोदय, मैं वही बता रहा हूँ, मेरा वही कहना है। अध्यक्ष जी, मैं वही बता रहा हूँ। मंत्री उसी बात पे प्रकाश डाल रहे हैं, आप उनकी बातों को सुनिए। अध्यक्ष महोदय, आतंकवादियों के शिकार हो रहे हैं, उन्हें रोजगार सरकार ने दी, नदी आतंकवाद के। अध्यक्ष महोदय, को गुमराह करने का बड़े ही चातुर्यपूर्ण तरीके से प्रयास कर रहे थे। ये नीतियों की बात करते हैं गृह मंत्री जी, बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है, केंद्र की नीतियां, केंद्र की योजना इस देश में विघटन के बीजाणुओं का प्रजनन कर रही है। इनकी नीतियों की एक सच्चाई को आप देख सकते हैं। ये तस्वीर है इनकी नीतियों का, डोडा जहां हर चौथे दिन एक हिंदू की हत्या होती है। ये तस्वीर है जम्मू कश्मीर का, इनकी नीतियों का परिणाम है। आप देख सकते हैं हिंदी दैनिक अखबार की, मणिपुर कश्मीर की राह पर बढ़ रहा है, पूरा पूर्वोत्तर जल रहा है। इनकी नीतियों को देखकर लगता है अध्यक्ष जी ये उन्हें उनके ख्वाब की ताबीर दे देंगे।
हाथ उनके कुल कौम की तकदीर दे देंगे। फरिश्ता अमन का बनने की जिद है सत्ताधीशों को, खुद ही प्लेट में रखकर उन्हें कश्मीर दे देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि आखिर कब तक हुर्रियत के बंदरों से वार्ताओं की दौड़ चलेगी? आखिर कब तक जम्मू कश्मीर के अलगाववादियों के सामने हमारी सरकार गोलमेज सम्मेलनों के नाम पर घुटने टेकेगी? आखिर कब तक पूर्वोत्तर का राज्य जलता रहेगा? अलगाव की आग में हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? आखिर कब तक बिहार नक्सलवाद की तपिश में जलता रहेगा? आखिर कब तक अपने ही देश के लोगों को इनर लाइन परमिट लेनी होगी? आखिर कब तक ग्रेटर नागालैंड, ग्रेटर बांग्लादेश और बृहत्तर नागालिंगम की मांग के आग में पूरा देश जलेगा? माननीय अध्यक्ष जी, आखिर प्रधानमंत्री को बताना ही होगा कि आखिर इस देश को कितने हिस्सों में तोड़ना चाहती है ये। माननीय अध्यक्ष जी, आखिर कब तक देश के आस्था के केंद्रों पर हमला होगा? कभी जम्मू का रघुनाथ मंदिर हो तो कभी काशी विश्वनाथ के संकट मोचन मंदिर में। कब तक चलेगा ये देश में? आखिर कब तक ये देश में गोवा के अंदर इस देश में पुर्तगालियों को बसाया जाएगा? जम्मू कश्मीर के अंदर भारत के लोगों को 370 के नाम पर बसने नहीं दिया जाएगा? कब तक चलेगा ये सब? कब तक जम्मू कश्मीर से उन लोगों को खदेड़ा जाता रहेगा जो जनेऊ धारण करते हैं, जो तिलक लगाते हैं? कब तक रेंगों को शरणार्थी शिविर में मेघालय के रेंगों को केवल इसलिए रहना पड़ेगा कि उन्हें ग्रेटर बांग्लादेश नहीं चाहिए, उनको भारत माता का आंचल चाहिए? कब तक इस देश में भारत माता की नंगी चित्र बनाने वाले एम.एफ. हुसैन को इनकी सरकार महिमा मंडित करती रहेगी? आखिर कब तक चलेगा ये सब? परंतु मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि आपकी बेचैनी इतनी अधिक न हो कि हमारी बेचैनी कम जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक कश्मीर की समस्या का सवाल है तो कश्मीर के प्रति हमारा सारा कार्यक्रम बिल्कुल समुचित रूप में चल रहा है। कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश नहीं हो रही है। अध्यक्ष जी, कश्मीर में पेंशन योजना बंद हो। अध्यक्ष जी, मुझे अपनी बात कहने का अवसर दें, मैं आपके सारे प्रश्नों का समाधान करूंगी। अब सही है, आदतें बातों से असर होगी नहीं, अब हंगामे के बिना गुजर होगी नहीं। कश्मीर के मुद्दे पे आपने सवाल उठाया तो आपको जानकारी होनी चाहिए कश्मीर आज बदल चुका है। जिस कश्मीर की बात कर रहे हैं वो 2 साल पुरानी हो चुकी है। कश्मीर में फिर से पर्यटन उद्योग में शुरुआत हो चुकी है। वहाँ के जितने भी बंद उद्योग फिर से शुरू किए जा रहे हैं। क्या था उसी दिन यह कह दिया गया था कि कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा और इसके लिए हम पूर्णतः सहमत हैं। आप एम.एफ. हुसैन की बात कह रहे हैं या किसी की भी बात कह रहे हैं, लेकिन राष्ट्र की नीतियों के प्रति या आतंकवाद के प्रति हमारा जो ठोस कदम था हमने उठाया है। रोजगार मुहैया कराया है, आवास की समस्या को हमने संबोधित किया है। वहाँ से कोई भी पलायन नहीं हो रहा है। आतंकवाद निरंतर उसको निर्देश करने का हम प्रयास कर रहे हैं, करते रहेंगे। आपकी समस्याओं का समाधान और आपकी परेशानियों के बीच आप बेचैन नजर आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि आपकी बेचैनी कितनी अधिक भी होनी चाहिए और आपके सवालों की संख्या कितनी भी ज्यादा होनी चाहिए। धन्यवाद। कैसे आपके माइंड में आई ये कंसेप्ट? ये कंसेप्ट हमारे माइंड की उपज नहीं है। ये कंसेप्ट अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन चौथा जो 1962 में मुंबई में हुआ था, उन्होंने सिफारिश की थी कि देश की भावी पीढ़ी को प्रजातंत्रात्मक कार्यप्रणाली के बारे में उनको अवगत कराया जाए, उनको सचेत कराया जाए और अच्छे नागरिक बनने के लिए उनको प्रेरित किया जाए। इसको कार्य रूप देने के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय ने एक योजना बनाई और जिसको कार्य
कार्यान्वित करने के लिए पहली दफ़ा 1966 में दिल्ली के 16 विद्यालयों में इसको आयोजित किया। बाद में कालांतर में केंद्रीय विद्यालय दिल्ली के आसपास के थे, वो इसमें शामिल हुए। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हमें अलग स्कीम चाहिए। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 1986 में अलग स्कीम बनाई गई। अब ये पूरे भारतवर्ष में केंद्रीय विद्यालयों में ये आयोजित की जा रही है। उसके बाद 1997 में जवाहर नवोदय विद्यालय और विश्वविद्यालयों के लिए स्कीम बनाई गई। आज ये 4 स्तर पर ये स्कीम चालू है, विश्वविद्यालयों में, जवाहर नवोदय विद्यालयों में, केंद्रीय विद्यालयों में और दिल्ली सरकार के सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में। इसके अलावा भारत सरकार राज्य सरकारों को जो अपनी तरफ से इसका आयोजन करती है 2 लाख प्रति वर्ष का ग्रांट देती है। कितना लाभ होता है इससे? बच्चों को लाभ होता है। बच्चों को जो पढ़ते हैं किताबों में वो भूल जाते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से संसद की कार्रवाई के बारे में, संसद के नियमों के बारे में, किस तरह से कानून बनाए जाते हैं, किस तरह से संसद की कार्रवाई कराई जाती है, इसके बारे में युवा वर्ग को जो स्कूलों में है उनको चेतन किया जाता है और वो इसके बहुत ही उत्साह और माना गया कि इसके माध्यम से हमारे समाज में कंपटीशन है नौकरी करने के लिए, लेकिन एक अच्छा नेता बनाने के लिए था मैंने में भी क्या इसमें सहयोग। युवा संसद के 3-4 प्रमुख उद्देश्य ये भी हैं कि युवा वर्ग में नेतृत्व की भावना पैदा करना, देश की जो समस्याएं हैं उनके बारे में अपने विचार प्रकट करना, इसके अलावा ग्रुप लेवल पर डिस्कशन करना और एक निष्कर्ष, सर्वमान्य निष्कर्ष पर पहुंचना। इसके लिए उन्हें कुछ नियमों का भी पालन करने की आवश्यकता है। नियमों के अंतर्गत रहकर ग्रुप डिस्कशन करें, किसी समस्या के ऊपर विचार करें, दूसरों के विचारों के प्रति सहनशीलता दिखाएं और फिर एक सर्वमान्य निष्कर्ष पर पहुँचें। आप बाहर से आए हैं, कहाँ से आए हैं और किस रूप में यहाँ? कि हम दिल्ली से आए हैं। युवा संसद जो यूनिवर्सिटीज़ में हो रही है, इस समय 45 विश्वविद्यालय भाग लिए हैं इस युवा संसद में। ग्रुप लेवल पर 5-6 ग्रुप में बांट दिए हैं, 8 ग्रुपों में बांटे हैं। ग्रुप लेवल पर जो फर्स्ट आते हैं उनका नेशनल लेवल पर कंपटीशन होता है, जिसको एवेल्यूएट करने के लिए 3 जजेस की टीम होती है। संसदीय कार्य मंत्रालय के एक अधिकारी, दूसरे एक पूर्व सांसद या सांसद, MLA या MLC जो भी है, और इसके अलावा एक प्रमुख शिक्षाविद। इन 3 लोगों की एक टीम होती है जो इसका मूल्यांकन करती है। जो राष्ट्रीय स्तर पर जो विश्वविद्यालय प्रथम। देखिए, संसदीय कार्यप्रणाली को जानना देश के युवाओं के लिए विशेषकर आवश्यक है, लाभदायक, एक अच्छी पहल है। इसके माध्यम से एक मैसेज भी जाता है, कई सारी बातें जो राष्ट्रीय स्तर पर नहीं उठ पाती है, युवा संसद के माध्यम से हम उसको संप्रेषित करते हैं कि देश में यह जाए कि इस विषय से छात्र भी जागरूक और जुड़े हुए हैं।